के योग की नॉर्मली बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन किसी भी सदिश को योग करने से पहले एक विशिष्ट नियम, जिसे हम सदिश के गुणा का नियम कहेंगे। जब भी किसी सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है, मान लीजिए आपके पास में एक सदिश है a, यदि मैं इसे एक वास्तविक संख्या 2 से गुणा कर दूं, तो 2 से गुणा करने पर इस a की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसका जो परिमाण है वो दुगना हो जाएगा। अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं तो इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका परिमाण 3 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सदिश a है, ये इस दिशा को व्यक्त कर रहा है, इस दिशा में ये सदिश a मैंने तीर के रूप में बनाया है। अगर हमें इसका दुगना यानी 2 से इसे गुणा किया हुआ है, तो मैं इस 2a को व्यक्त करना चाहूं तो इसकी दिशा तो एक ही रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई हमको क्या करनी पड़ेगी, दुगनी करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे भाई लंबाई दुगनी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि किसी भी सदिश तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, इस वजह से हमने इसकी लंबाई को दुगना कर दिया है। तो बच्चों, जब भी किसी सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है, तो वास्तविक संख्या से गुणा करने पर यदि संख्या धनात्मक है तो सदिश के परिमाण में तो उतने ही गुना परिवर्तन हो जाता है, उतने गुना हो जाता है सदिश का परिमाण जिस संख्या से आपने गुणा किया है। यदि 2 से गुणा किया है तो परिमाण दुगना हो जाता है, 3 से गुणा किया तो 3 गुना हो जाता है, 10 से गुणा किया तो 10 गुना हो जाता है, 5 से गुणा किया तो 5 गुना हो जाता है। लेकिन जो दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर अगर इसकी जगह आप इसे एक ऋणात्मक संख्या से गुणा करें, इसको आप क्या कर दें, एक ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें। इससे मान लीजिए आपके पास में एक सदिश है, ये सदिश a है, इसका मान जो भी हो, इसकी दिशा इस तरफ है। अगर इसे मैं -2a से गुणा कर दूं, -2 से गुणा कर दूं इस a को, तो हम कहेंगे इस सदिश का जो परिमाण है वो तो दुगना हो जाएगा, और माइनस से गुणा करने का मतलब है इसकी दिशा बदल जाएगी, पहले के विपरीत दिशा में हो जाएगी। यानी पहले इसकी दिशा जो है वो राइट साइड में जा रही थी, लेफ्ट टू राइट थी, तो अब इसकी दिशा जो है वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। पहले लेफ्ट टू राइट थी, तो अब राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, और परिमाण जो है वो दुगना हो जाएगा। यदि आप धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो परिमाण उतने ही गुना हो जाएगा जितने संख्या से आपने गुणा किया है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि सदिश को आप ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो सदिश का परिमाण उतने गुना हो जाएगा जिस संख्या से आपने गुणा किया है, और जो दिशा है वो पहले के विपरीत हो जाएगी। ये जब भी किसी संख्या से हम किसी सदिश को गुणा करते हैं तो ऐसा होता है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है सदिश योग का नियम। सदिशों को जोड़ने के लिए हम सामान्य तरीके काम में नहीं ले सकते। सामान्य तरीके से जैसे आप जोड़ते हो 2 + 2 = 4, ये तरीका हम सदिशों को जोड़ने के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि सदिश वे राशियां हैं जिनको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, पहले भी मैंने एक उदाहरण लिया था, आप देखिएगा। मान लीजिए आपके पास में एक ये बॉक्स है या एक ये कोई वस्तु है, इसको ए व्यक्ति इस तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन बल से, और बी व्यक्ति जो है इसको इस तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन बल से। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। आप अपने अनुभव से ये बता सकते हैं कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु ना तो ए की ओर जाएगी, ना ही ये वस्तु बी की ओर जाएगी। लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति ए और बी इसी वस्तु पर, ये वस्तु है, इस वस्तु पर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ए और ये व्यक्ति बी दोनों एक ही दिशा में धक्का देते तो ये वस्तु अब स्थिर नहीं रहती, ये वस्तु गतिशील अवस्था में हो जाती। लेकिन इसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति इस वस्तु को इस तरफ धक्का देता, लेफ्ट टू राइट, और एक व्यक्ति जो है इसको ऊपर से नीचे की तरफ धक्का देता, नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देता, तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु की जो गति की दिशा है वो चेंज हो जाती। तो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं में बल लगाने पर उसका जो प्रभाव है वो भी अलग अलग होता है, और जो वस्तु की गति की दिशा है वो भी अलग अलग हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वस्तु की गति जो है उसके लिए जो बल लगाया गया है वो एक सदिश राशि है। उस सदिश राशि का जो प्रभाव है वो उस सदिश राशि के मान पर ही निर्भर नहीं कर रहा है, दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इन तीनों ही कंडीशन में दोनों ने, ए और बी ने, बल तो 10-10 न्यूटन ही लगाए, लेकिन पहली स्थिति में इन 10 न्यूटन बल का प्रभाव अलग है, दूसरी स्थिति में अलग है, और तीसरी स्थिति में और अलग है। तो इस प्रकार से किसी भी सदिश राशि को जोड़ते समय या घटाते समय हमें दिशाओं की भी आवश्यकता होती है, हमें दिशाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
तो जो सबसे पहला नियम हम पढ़ेंगे सदिश योग का, वो है त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखिए, कोई भी सदिश को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम एक तीर से बनाते हैं। अब आप देखेंगे इस तीर के दो हिस्से हैं। एक तो है इस तीर का अग्रभाग, जिसे हम कहेंगे शीर्ष, ठीक है, और एक है इस तीर का पश्च भाग, जिसे हम कहते हैं इस तीर की पूंछ, ठीक है। एक तो है अग्रभाग और दूसरा क्या है, पश्च भाग है। अग्रभाग और पश्च भाग है। अब अगर मान लीजिए आपके पास में दो ऐसे सदिश हैं, जिसमें से एक सदिश तो आपके पास में मान लीजिए ये है और दूसरा सदिश ये है, ठीक है, ये दो सदिश है। ये दोनों सदिश को आप ध्यान से देखें तो एक सदिश, मैं नाम भी देता हूं पहले सदिश को ए और दूसरे सदिश को बी। आप ध्यान से देखेंगे कि सदिश ए का जो शीर्ष है, जो अग्रभाग है, वो सदिश बी के पश्च भाग से मिला हुआ है। सदिश ए का जो शीर्ष भाग है वो सदिश बी के पश्च भाग से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो सदिश है, इन दोनों को हम कहेंगे क्रमागत सदिश। इनको हम क्या कहेंगे, क्रमागत सदिश। जब किसी सदिश का, किसी एक सदिश का शीर्ष यानी अग्रभाग दूसरे सदिश के पश्च भाग यानी पूंछ से मिले, तो उन दोनों सदिशों को हम क्रमागत सदिश कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दो जो भुजाएं आपको दी हुई है ए और बी, ये एक त्रिभुज की भुजा है। ये दोनों क्या है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ठीक है। दो क्रमागत भुजाएं हैं ए और बी, जिसमें एक सदिश का शीर्ष दूसरे सदिश की पूंछ से मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब किसी एक सदिश का शीर्ष दूसरे सदिश की पूंछ से मिलता है, तो इन दोनों सदिश के बचे हुए सिरे, मैं इसको नाम भी दे देता हूं, ये है मान लो ए, ये बी, ये सी। तो हम कहेंगे कि देखो, पहला सदिश तो हो गया आपके पास में ए बी और दूसरा सदिश हो गया बी सी। सदिश ए बी का अग्रभाग सदिश बी सी के पश्च भाग से मिल रहा है, तो ये दोनों क्रमागत सदिश हो गए। अब इनके बचे हुए सिरे कौन से, ए और सी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगी, इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगी। तो हम क्या कहेंगे भाई, जो AC है वो सदिश AB और सदिश BC के, जो AC है AB और BC के योग के बराबर होगा। अब प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि ये तीसरा सदिश आ रहा है AC, जो दोनों सदिशों का योग है। हमने क्या कहा कि जब किसी एक सदिश का शीर्ष दूसरे सदिश की पूंछ से जा मिले, तो इन दोनों के बचे हुए सिरों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करती है। AB और BC सदिश के योग को व्यक्त करती है। तो प्रश्न ये है कि जब दो सदिशों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में राशि कैसी आएगी, सदिश आएगी या अदिश आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, दो सदिशों को जोड़ने से जो राशि आती है वो भी सदिश ही होती है। दो सदिशों को जोड़ने से जो राशि आएगी वो भी सदिश ही होगी। एक बात। दूसरी बात कि अगर ये सदिश है तो फिर इसकी भी कोई ना कोई दिशा होगी। ये सदिश है तो इसकी भी कोई ना कोई दिशा होनी चाहिए। तो जैसे ए बी की जो दिशा है वो ए से बी की ओर है, बीसी की दिशा बी से सी की ओर है, तीर के चिन्ह से पता चल रहा है। तो ये जो इन दोनों का योग है, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा अपने को पता लगानी है। तो इसकी दिशा पता लगाने के लिए ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं तीन अलग अलग रंग से इन तीन सदिशों को यहां पर बनाने वाला हूं। पहला सदिश जो है मैंने वो ग्रीन कलर से बनाया है, ये देख लीजिए, ये पहला सदिश है जिसका जो शीर्ष है वो एक और है। दूसरा जो सदिश है उसे मैं यहाँ पर किसी और रंग से बना देता हूं, नीले रंग से बना देता हूं, ये नीले रंग से मैंने बना दिया, ये दूसरा सदिश है, ठीक है। एक सदिश हमारे पास में हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए P। दूसरा सदिश हो गया हमारे पास में Q, ठीक है। तो अब इन दोनों के जो बचे हुए सिरे हैं, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको मैंने ये, उसको मैं एक अलग रंग से शो कर देता हूं। इन दोनों के बचे हुए सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको मैंने ये लाल रंग से यहां पर बता दिया है, ठीक है। तो ये जो तीसरा सदिश है इसको मैं कह देता हूं R, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बचे हुए सिरों को मिलाने वाली रेखा R इन दोनों सदिशों P और Q के योग को व्यक्त करती है, ठीक है।
अब ये जो तीसरा सदिश है आर, इसकी दिशा क्या होगी? हमेशा जो दो सदिश जिनमें से एक सदिश की शीर्ष दूसरे सदिश की पूंछ से मिल रही है, कौन कौन से वो दो सदिश हैं? पी और क्यू। इनके जो बचे हुए सिरे हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी का पूंछ वाला सिरा यानी पश्च भाग बचा हुआ है और क्यू का अग्र भाग बचा हुआ है। तो ये जो तीसरी भुजा है जो इनके योग को व्यक्त कर रही है यानी कि आर, ये आर की दिशा हमेशा पूंछ से शीर्ष वाले भाग की ओर होगी, पूंछ से शीर्ष वाले भाग की ओर। तो पी सिरे में बचा हुआ भाग कौन सा है? पूंछ वाला सिरा। और क्यू सिरे में बचा हुआ भाग कौन सा है? शीर्ष वाला सिरा। तो इसकी दिशा जो हो गई वो हो गई इस दिशा में। समझ में आई ये दिशा कैसे बनाई है हमने? पूंछ वाले भाग से शीर्ष वाले भाग की ओर। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अब अपने पास में तीन सदिश है यहां पर। तीन सदिश कौन कौन है? एक सदिश तो है आपके पास में पी, दूसरा सदिश है आपके पास में क्यू, और तीसरा सदिश है इन दोनों का योग आर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि पी और क्यू, हम तीन जोड़े लेंगे यहां पर। एक जोड़ा मैंने लिया है पी और क्यू, दूसरा जोड़ा मैंने लिया है पी और आर, और तीसरा जोड़ा मैंने लिया है क्यू और आर। ठीक है, तो पी और क्यू, पी और आर और क्यू और आर। अनिल जाट अपना माइक ऑफ कर लो, अनिल जाट अपना माइक ऑफ कर लो। मुझे सोच करके बताइएगा, स्वविवेक से आंसर दीजिएगा। क्यू और आर सदिश, दोनों सदिशों के शीर्ष वाले सिरे आपस में मिल रहे हैं या पूंछ वाले सिरे आपस में मिल रहे हैं, या एक का शीर्ष और दूसरे का पूंछ वाला सिरा आपस में मिल रहा है? क्यू आर में, दोनों क्यू और आर में सर, क्यू आर के शीर्ष दोनों के शीर्ष मिल रहे हैं। दोनों के शीर्ष मिल रहे हैं तो क्या इसको हम दोनों के शीर्ष मिल रहे हैं तो क्या हम इसको क्रमागत भुजा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, यानी कि क्यू और आर क्रमागत नहीं है। अब देखो पी और आर को क्रमागत कह सकते हैं क्या? नहीं। तो हम कहेंगे पी और आर भी क्रमागत नहीं है। अब मुझे बताओ पी और क्यू को क्रमागत कह सकते हैं क्या? हाँ कहेंगे पी और, तो पी और क्यू क्या हो गए? क्रमागत। अब देखो जो नियम बनेगा वो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से सुनना। हमने जो समीकरण लिखा है वो क्या लिखा था अभी, उस समीकरण को मैं लिख रहा हूं, आपको नियम अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैं लिख पहले रहा हूं, बोलूंगा बाद में। आर बराबर पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारे पास में है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाएं, जैसे इसमें पी और क्यू है, दो सदिशों को व्यक्त करती हो, तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करेगी। किसी त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हो, तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करेगी। दो क्रमागत भुजाएं, किसी त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हो, तो तीसरी भुजा क्या करेगी? इनको योग को व्यक्त करेगी। लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? उस त्रिभुज में क्रमागत भुजाएं दो ही होनी चाहिए, तीन भुजाएं क्रमागत नहीं होनी चाहिए। यानी क्रमागत भुजाओं का जो जोड़ा है वो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा जोड़ा क्रमागत भुजाओं का नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा पी क्यू, क्यू आर और आर पी या पी आर, इन तीनों में से केवल एक जोड़ा था पी और क्यू का, वही क्रमागत था। ठीक है, अब देखो एक चित्र बना रहा हूं मैं, उस चित्र से फिर अपन इसको एक बार फिर से समझेंगे। और उस चित्र से फिर हम एक सब इक्वेशन लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास में एक सदिश है, ये एक सदिश है, ये एक सदिश मैंने यहां बना दिया है। इस सदिश को मैं कहता हूं ए, और इसकी दिशा हो गई इस तरफ। ठीक है, दूसरा सदिश है ये वाला, ये सदिश हो गया बी, इसकी दिशा हो गई इस तरफ। और ये तीसरा सदिश है जिसकी दिशा हो गई इस तरफ, इसको मैं कह देता हूं सी। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी है? ए और बी है। तो हम क्या कहेंगे कि सदिश ए और सदिश बी का जो योग है वो सी के बराबर होगा। ठीक है, ए और बी का योग किसके बराबर होगा? सी के बराबर। तो नियम क्या हो गया कि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हो,
तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करेगी, तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करेगी। ठीक है, अब एक और खास बात, दो सदिशों को जब हम योग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ए और बी का योग कर दिया, ठीक है, तो ये जो ए और बी का योग से जो राशि प्राप्त होगी ना, वो कहलाएगा ए और बी का परिणामी मान। परिणामी मान मतलब इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव। अगर आपसे कोई पूछे कि दो सदिश ए और बी है और उनका परिणामी निकालिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, परिणामी का मतलब उनका परिणाम यानी रिजल्टेंट का मतलब उनका योग कर देना है। जब आपसे कोई कहे कि दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको जोड़ देना है। लेकिन जोड़ने का तरीका जो है ना सदिशों का, वो अलग अलग है। मैंने अभी आपको कहा है कि हर सदिश को एक जैसे नहीं जोड़ा जा सकता जैसे आप जोड़ रहे हो, तो ये एक नियम हमने देखा। अभी मैं एक और चित्र बनाऊंगा बच्चों, और उस चित्र को देख करके मुझे फिर से आंसर दीजिएगा। मैं आपकी थोड़ा सा टेस्ट ले रहा हूं एक तरीके से कि भाई आपको समझ में आया है कि नहीं आया है ना? आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, वो मैं यहां पर लेना चाह रहा हूं टेस्ट। तो देखते हैं कि क्या प्रश्न है मेरे पास में। एक प्रश्न है आपके लिए, ये मान लीजिए एक सदिश है, ठीक है, इस सदिश को मैं नाम दे रहा हूं एम, ठीक है, ये एक सदिश को मैंने नाम दे दिया एम। दूसरा सदिश है, इसको मैंने नाम दे दिया एन, ठीक है, और ये तीसरा सदिश है, इसको मैंने नाम दे दिया एल, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें दो क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसमें एम अगर और मैं एन लिखना चाहूं, एम एम और क्या एन लिखेंगे? सर, तो तीनों हम कहेंगे आपस भाई में एम क्रमागत और भुजाएं हैं। तो एम और एन को सर तीनों एल के क्रमागत बराबर भुजाएं। लिख हाँ, ये बिल्कुल सही कहा पूरन पूर्विया ने कि ये तो तीनों ही क्रमागत भुजाएं हैं। ये हाँ तो तीनों ही क्रमागत भुजाएं हैं। अब सोचो कि अगर तीनों क्रमागत भुजाएं हैं तो m प्लस n बराबर l होता। अगर हम उस नियम से देखते कि दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरे के बराबर है, तो m और n का योग l के बराबर होना चाहिए। एक कह रहा है कि नहीं साहब, m और n ही क्यों क्रमागत भुजाएं, l और m भी तो क्रमागत भुजाएं, तो आप ऐसा क्यों नहीं लिखते हो कि l प्लस m बराबर n होना चाहिए? एक कह रहा है कि नहीं साहब, l और n भी तो क्रमागत भुजाएं हैं। संदीप कुमार पांड्या अपना माइक ऑफ करो, संदीप कुमार पांड्या अपना माइक ऑफ कर लो। एक कह रहा है कि साहब एल और एन ये भी क्रमागत भुजाएं हैं, तो आप एल प्लस एन बराबर एम क्यों नहीं लिखते हो? अरे ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, मैं क्या लिखूं भाई, एम प्लस एन बराबर एल लिखूं या एल प्लस एम बराबर एन लिखूं या एल प्लस एन बराबर एम लिखूं? तो जो मैंने नियम आपको बताया था, दो क्रमागत भुजाएं, ध्यान से सुनना, दो क्रमागत भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करती हो, किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हो, तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करती है। ये नियम तभी लागू होता है जब तीसरी भुजा इन दोनों सदिशों की क्रमागत भुजा नहीं हो। ये नियम ये तभी लागू होगा जब तीसरी भुजा इन तीनों की क्रमागत भुजा नहीं हो। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जब मैं m प्लस एन बराबर एल लिखना चाहूं, तो ये मैं कब लिख सकता हूं? जब ये l जो है वो m और n दोनों की क्रमागत भुजा नहीं हो। तो आप देखेंगे कि l m की भी क्रमागत भुजा है और n की भी क्रमागत भुजा है, यानी कि ये हम नहीं लिख सकते। l प्लस m बराबर n लिखना चाहें तो ये जो n है, ये l और m दोनों की क्रमागत भुजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि n जो है वो l और m दोनों की क्रमागत भुजा है, यानी ये वाला भी हम नहीं लिख सकते। l प्लस n बराबर m लिख रहे हैं, तो ये m फॉर मंकी जो है, ये भुजा l और n के क्रमागत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो l और n के क्रमागत भुजा है, यानी ये भी हम नहीं लिख सकते। यानी कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमागत भुजाएं होती हैं, तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले नियम पढ़ा था, वो नियम हम यहाँ पर काम में नहीं ले पाएंगे। वो नियम हम कब काम में ले पाएंगे? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तो क्रमागत भुजाएं हो, और जो तीसरी भुजा है वो क्रमागत भुजा नहीं होनी चाहिए, वो तीसरी भुजा क्रमागत भुजा नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका प्रश्न ये होगा कि साहब तीनों भुजा क्रमागत हो गई तो क्या करें? यदि किसी त्रिभुज की, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, यदि किसी त्रिभुज की या किसी बहुभुज की, बहुभुज का मतलब क्या है? ऐसी आकृति जो तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से मिलकर के बनी हुई हो, जैसे चतुर्भुज, जैसे पंचभुज, जैसे षटभुज, जैसे सप्तभुज, जैसे अष्टभुज।
यदि किसी बहुभुज की जो कि बंद होता है उसकी सारी की सारी भुजाएं क्रमागत भुजाएं हो, एक नया नियम बता रहा हूं मैं आपको, किसी बहुभुज की सभी भुजाएं यदि क्रमागत भुजाएं हो तो किसी बहुभुज की सभी क्रमागत भुजाएं या सभी भुजाएं क्रमागत भुजाएं हों और वे सदिशों को व्यक्त करती हों तो उन सब का योग शून्य होता है। अब अगर मान लो मैं इसको कहूं m n और l, तो हम क्या कहेंगे m प्लस n प्लस l बराबर 0। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं क्रमागत भुजाएं हों और सदिशों को व्यक्त करती सदिश क्रमागत सदिश भुजाएं हों तो इन सब का योग शून्य आता है। इन सब का योग क्या आता है? शून्य आता है। हमेशा याद रखना, ये क्या आएगा? हमेशा शून्य आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, एक और नियम बता रहा हूं मैं आपको, ये भी आपके काम आएगा, लेकिन ये यहां पर अभी आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। मान लीजिए कि त्रिभुज की जगह मान लो चतुर्भुज होता, पंचभुज होता, षटभुज होता, तो ये मान लीजिए कि एक आपके पास में बहुभुज है जिसमें एक भुजा A है, दूसरी भुजा B है, तीसरी भुजा जो है वो C है, चौथी भुजा जो है वो मान लीजिए कि D है। ये एक ऐसा बहुभुज है जिसकी एक भुजा को छोड़ करके सारी भुजाएं क्रमागत भुजाएं हैं। एक भुजा ऐसी है जो क्रमागत भुजा नहीं है, बाकी सारी भुजाएं क्रमागत भुजाएं। जैसे मान लो ये आखिरी वाली जो भुजा है जो इसको बंद कर रही है, ये क्रमागत भुजा नहीं है। आखिरी वाली हो चाहे बंद, बीच वाली हो चाहे कोई सी भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एक ऐसा बहुभुज है जिसकी एक भुजा को छोड़ करके सारी भुजाएं क्रमागत भुजाएं हैं। ये मान लो ई वाली भुजा क्रमागत भुजा नहीं है। ठीक है, तो ये जो आखिरी भुजा है वो इन बाकी भुजाओं के योग के बराबर होगी। यानी ई का जो मान है वो हमेशा इस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के योग के बराबर होगा। ए प्लस बी प्लस डी के सी प्लस डी के योग के बराबर होगा। अगर ये मान लो एक षटभुज होता, या हम कहें कि एक ऐसा बहुभुज है जिसमें ये ई भुजा भी क्रमागत भुजा है ना, मान लो ये ई भुजा भी जो है वो क्रमागत भुजा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो सारी क्रमागत हो गई, तो इन सबका योग 0 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 0। कोई कह रहा है कि नहीं साहब, अगर मान लो ऐसा हो कि इसकी ये जो भुजाएं दी हुई है, इन भुजाओं में ए बी सी डी और ई में से ये जो बी वाली भुजा है ये क्रमागत नहीं हो और बाकी सारी क्रमागत हो, तो अगर ये बी वाली जो भुजा है ये क्रमागत नहीं हो और बाकी सारी क्रमागत हो, ऐसे हो, मान लो ये ऐसे हो, तो हम कहेंगे कि जो बाकी भुजाएं हैं उनका जो योग है वो बी के बराबर हो जाएगा। बाकी कौन कौन सी भुजा बची? सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए बराबर बी। ठीक है, तो हमने कितने नियम देख लिए यहां पर? नियम संख्या 1, यदि किसी त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाते हों तो तीसरी अक्रमागत भुजा, ध्यान से सुनिएगा, तीसरी अक्रमागत भुजा इन दोनों क्रमागत सदिशों के योग को व्यक्त करती है। इन दोनों क्रमागत सदिशों के योग को व्यक्त करती है। दूसरा नियम, यदि किसी त्रिभुज अथवा बहुभुज में सभी भुजाएं क्रमागत भुजाएं हों तो ये सभी क्रमागत सदिश का योग सदैव शून्य होता है। यदि किसी बहुभुज या त्रिभुज में या कितने भी भुजा का कोई आकृति बनी हुई है, बंद आकृति कम से कम 2 भुजा की तो होगी, तो किसी भी कम से कम 3 भुजा की होगी, मैं 2 भुजा बोल गया, 2 भुजा की बंद आकृति नहीं बनती है इसलिए, तो किसी भी त्रिभुज या बहुभुज में सभी क्रमागत भुजाएं सदिशों को व्यक्त करती हो तो इन सब का योग शून्य होता है। तीसरा नियम, किसी बहुभुज में एक भुजा को छोड़ करके अन्य सारी भुजाएं, एक भुजा को छोड़ करके
सारी अन्य भुजाएं क्रमागत भुजाएं हो तो वह एक अक्रमागत भुजा उन सभी क्रमागत सदिशों के योग के बराबर होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, आगे सर। बढ़े अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। अब ये जो ललित प्रजापति है ये मेरे को मन में कह रहा है, इसके मन में एक प्रश्न उठा है और मैं थोड़ा सा क्या आजकल अंतर्यामी हो गया हूं, इसलिए मेरे को इसके मन का प्रश्न पता चल गया। ये कह रहा है कि साहब ये जो भुजाएं आप क्रमागत 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 कर रहे हो और मान लो ये दोनों ही भुजाएं क्रमागत नहीं हो और इनका योग निकालना हो तो अब क्या करें? भाई क्रमागत भुजाओं का योग निकालने का तरीका तो आपने बता दिया, ये एक ये ए भुजाएं ये बी भुजाएं और ये दोनों ही क्रमागत नहीं है, तब अब क्या करें? इनका योग निकालना हो तो कैसे निकालें? तो इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज सदिश नियम काम में लेते हैं। इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। और वो नियम कैसे निकालेंगे हम, कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो परिणामी सदिश है या इनका योग है वो क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा? ध्यान से समझना है ना। मैं यहाँ एक चित्र बनाऊंगा, उस चित्र से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, देखिए एक बात, एक सदिश है, मान लीजिए आपके पास में ये एक ए सदिश है। ठीक है, ये एक ए सदिश है और ये ए सदिश जो है, इस ए सदिश को आप इसके समानांतर थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं तो इसके मान पर और इसकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इस ए सदिश को थोड़ा सा आप नीचे की तरफ सरका दें बिना दिशा में चेंज किए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ सरका दोगे बिना दिशा में चेंज किए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इस तरफ आप इसे ले जाएंगे तो भी कोई प्रभाव, यानी किसी सदिश को उसके समानांतर रूप से आगे पीछे दाएं बाएं ले जाने पर सदिश के परिमाण और उसके दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके परिमाण और दिशा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आशीष जैन कोई प्रश्न पूछना चाहते हो क्या? तुम हैंड राइज कर रहे हो बेटा? नो आशीष सर। जैन, तो ये हैंड राइज क्यों कर रहे हो भाई? तुम बार बार हैंड राइज आ जाता तुम्हारा, हैंड राइज वाले ऑप्शन को बार बार क्यों दबा देते हो फिर? ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से दब गया होगा। तो अब देखो, जैसे मान लो आपके पास में ये एक सदिश है ए, ध्यान से समझना बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा सदिश है बी, या तो ए बी मान लो या पी क्यू मान लो, अपन पी क्यू मान लेते हैं। एक सदिश है पी और दूसरा सदिश है क्यू। ठीक है, अब दोनों सदिशों को आप ध्यान से देखो, ये क्रमागत सदिश है क्या? नहीं नो है। सर। तो अब अपने को इनका योग, अपने को क्या निकालना है? इनका परिणामी यानी इनका योग निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्यू सदिश है इसके समानांतर और इसके ठीक बराबर लंबाई का एक और सदिश बनाएंगे। ये इसके समानांतर बना दिया हमने और इसके बराबर लंबाई का बना दिया, तो ये सदिश क्यू है तो ये समानांतर वाला भी क्यू ही होगा। ठीक है, ऐसे पी के लिए करो। ऐसे हम क्या करेंगे, पी के लिए कर लेते हैं। ये पी को पी के समानांतर बना दिया अपन ने। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सदिश P है और ये वाला जो सदिश Q है, अब ये दोनों सदिश क्रमागत सदिश हो गए कि नहीं हो गए? यस सर, हो गए। है ना। अब थोड़ी सी हाँ देर के सर। लिए ऊपर वाला P और इस साइड वाले Q को, लेफ्ट वाले Q को और ऊपर वाले P को भूल जाओ, सोचो ये है ही नहीं। एक मिनट के लिए सोच लो, ये है ही नहीं। तो ये जो दूसरे P और Q बचे हुए हैं ये दो क्रमागत भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करेगी और उस तीसरी भुजा हाँ। की जो दिशा है वो कहां होगी? P के बचे हुए वाले पश्च भाग से Q के अग्रभाग तक, ये इस दिशा में। हो गया कि नहीं हो गया? ओ यस। तो आप देख रहे हो ये कैसी आकृति बनी है? समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, इसको अगर मैं आर कह दूं तो ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण ही इन दोनों सदिशों का योग व्यक्त करता है। P प्लस Q को हम क्या लिख सकते हैं? अब आप केवल इस त्रिभुज की बात करो, इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो हम क्या कहेंगे भाई, P और Q क्रमागत भुजाएं हैं, तीसरी भुजा R इनका योग हो गया। ठीक है,
अब पूरे को अगर अपन एक साथ देखें, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं थोड़ी सी देर के लिए आप अब जिन चीजों को मैं कहूं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। मान लीजिए आप इस वाले P को और इस वाले Q को भूल जाओ, अब वापस से अपने प्रारंभिक वाले P और Q पर आ जाओ। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये P और Q दोनों पास पास वाली भुजाएं हैं, पास पास वाली भुजाएं हैं। तो पास पास वाली भुजाओं को अपन कहते हैं आसन्न भुजाएं। क्या ये क्रमागत हैं? हम कहेंगे नहीं है। तो हम क्या नहीं कह है। सकते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न अक्रमागत भुजाएं, यदि किसी सदिश की दो आसन्न अक्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हों, तो इस चतुर्भुज का विकर्ण, इस चतुर्भुज का विकर्ण इन दोनों के योग के तुल्य होता है। इन आसन भुजाओं के योग के तुल्य होता है। यानी हम कहेंगे विकर्ण R आसन भुजा P और Q के योग के तुल्य होता है। लेकिन ये कब होगा? जब ये दोनों P और Q क्या होनी चाहिए? पास पास वाली भुजा होनी चाहिए, नंबर एक बात। और दूसरी आसन चीज भुजा। आसन भुजा होनी चाहिए और अक्रमागत भुजा होनी चाहिए, क्रमागत नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्रमागत होती, अगर ये भुजा जो है वो क्रमागत होती तो क्या होता? अगर ये क्रमागत होती तो क्या होता? तो यहां पर आप देखोगे कि विकर्ण भी एक नहीं है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी एक नहीं है। मैं आपके प्रश्नों पर आ रहा हूं धीरे धीरे, आपके मन में जो प्रश्न चल रहे होंगे कि साहब इसमें तो एक और विकर्ण है, ये वाला भी तो एक विकर्ण है, मैं अलग रंग से बना देता हूं तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये साहब ये वाला भी तो एक विकर्ण है। तो क्या ये वाला विकर्ण भी इनके योग के बराबर होगा? हम कहेंगे नहीं, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो इनके योग के बराबर नहीं होगा। फिर क्या करें? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या है केवल इसको आधा अधूरा याद कर लोगे, आधा अधूरा समझ लोगे, तो फिर ये आपके लिए आफत बन जाएगा। आप इसको याद करके भी और सही नहीं कर पाओगे। तो कंडीशन हम लगाएंगे, उन कंडीशनों को आप ध्यान से सुनना। ये एक सदिश है, ये एक सदिश है, ठीक है। मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ये P है, ये Q है, और ये हो गई इसका विकर्ण। तो ध्यान से समझें कि जब किसी त्रिभुज के, जब किसी चतुर्भुज के, ध्यान से सुने, जब किसी चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं दो अक्रमागत सदिशों को व्यक्त करती हो, जब किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो अक्रमागत सदिशों को व्यक्त करती हो, तो दोनों सदिशों के मिलान बिंदु से होकर निकलने वाला विकर्ण उनके योग को व्यक्त करता है। यदि दो आसन्न भुजाएं हैं दो सदिशों के रूप में और वो अक्रमागत हैं, तो आपको वो वाला विकर्ण लेना है जो दोनों सदिशों के मिलान बिंदु से होकर के निकल रहा है। तो आपके पास में देखो एक विकर्ण तो है, ये विकर्ण नंबर फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा विकर्ण है ये विकर्ण नंबर सेकंड। तो हम कहेंगे भाई विकर्ण नंबर सेकंड को हम इनका योग नहीं ले सकते, क्योंकि ये इन दोनों के मिलान बिंदु से होकर के नहीं निकल रहा है। मिलान बिंदु से होकर के तो केवल फर्स्ट ही निकल रहा है। अब कोई कह रहा है कि मान लो साहब अगर ऐसा हो जाए, एक मिनट के लिए सोच लो, ऐसा हो जाए कि ये जो चतुर्भुज है हमारे पास में, ये हो तो चतुर्भुज ही, ठीक है, हो तो ये चतुर्भुज ही, ये एक P सदिश है, ये एक Q सदिश है, ये चतुर्भुज ही हो, लेकिन जो P और Q है वो आसन भुजा तो हो पर अक्रमागत नहीं होकर के क्रमागत हो। तो क्रमागत हुई तो क्या हम इस चतुर्भुज में हम इनका योग नहीं निकाल पाएंगे? तो अगर ये क्रमागत हुई तो आपको वो वाला विकर्ण लेना है जो इन सदिशों के शेष सिरों को मिलाता हो, मिलान बिंदु से होकर के नहीं निकलता हो, शेष सिरों को मिलाता हो। तो अब आप देखोगे
कि एक विकर्ण तो मैंने बनाया है फर्स्ट और एक विकर्ण मैंने बनाया है ये सेकंड। ठीक है, अभी मैं एक चित्र और बना रहा हूं, दो चित्र बना रहा हूं मैं यहां पर, ये P है ये Q है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब मुझे पहले तो ऊपर वाले चित्र में देख करके बताओ, ये ऊपर वाला चित्र, इसमें सदिश P और Q दोनों क्रमागत हैं या अक्रमागत हैं? क्रमागत है सर। क्रमागत हैं। क्रमागत है तो इन दोनों का जो योग है वो कौन सी भुजा के द्वारा व्यक्त होगा, कौन से विकर्ण के द्वारा व्यक्त होगा? सेकंड वाले फर्स्ट या विकर्ण। सेकंड वाले के थ्रू। ठीक है, तो जब Second दो वाले। आसन क्रमागत भुजाएं, ध्यान से सुने, जब दो आसन क्रमागत भुजाएं किसी समांतर चतुर्भुज में दो सदिशों को व्यक्त करती हो तो वह विकर्ण जो इन सदिशों के शेष सिरों को मिलाता हो या वह विकर्ण जो इनके मिलान बिंदु से होकर नहीं गुजरता हो, इनके योग को व्यक्त करेगा। और अगर यही भुजाएं अक्रमागत भुजाएं हो, आसन भुजाएं अक्रमागत भुजाएं हो, तो वह विकर्ण जो इनके मिलान बिंदु से होकर गुजरता हो वो इनके योग को व्यक्त करेगा। तो पहले वाले चित्र में तो सेकंड वाला इनके योग को व्यक्त करेगा और दूसरे वाले चित्र में फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इनके योग को व्यक्त करेगा। क्लियर है, कोई संशय तो नहीं है? नो सर। ये तो है समझने की बात, लेकिन लिखने की बात आएगी तब हम क्या कहेंगे कि जब किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हों तो इनका विकर्ण इनके योग को व्यक्त करता है। बस अब कभी